नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बनी एक बात बताओ, माँ की डांट में प्यार होता है क्या? हाँ हनी, माँ की डांट में प्यार होता है। अच्छा तो ये बताओ, माँ की दवाई किस में होती है? मेज पर रखी होती है माँ की दवाई। अरे वो वाली नहीं, जैसे माँ की डांट में बच्चे के लिए प्यार होता है, ठीक वैसे ही माँ की दवाई किस में होती है? पता नहीं। माँ की चप्पल में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गर्माती धरती ग्रीन हाउस प्रभाव अध्याय को और सीखेंगे सन 1987 में मालदीव के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ को एक अजीब सा पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि ग्रीन हाउस का असर के कारण उनका पूरा देश समुद्र में डूब जाएगा, उसे बचाया जाए। एक साल बाद एक अन्य देश तुवालू के प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही जताते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ को पत्र लिखा। ग्रीन हाउस तब से ही एक महत्वपूर्ण बदनाम शब्द हो गया है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये है किस बला का नाम। अगर हम इस शब्द को सीधा सीधा अनुवाद करें तो हिंदी में इसे हरा घर कहेंगे। हरा घर यानी हरियाली से भरपूर घर। ये तो बहुत सुंदर चीज है, फिर इससे इतना डर क्यों? वास्तव में दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ बहुत कड़ाके की ठंड तो पड़ती है पर गर्मी ज़्यादा नहीं होती। ऐसी हालत में वहाँ कई पेड़ पौधे पनप ही नहीं पाते। इससे निपटने के लिए वहाँ के लोगों ने एक विशेष तरीका खोज निकाला है। वहाँ ऐसे बगीचे बनाए जाते हैं जिनकी दीवार और छत कांच की बनी होती है। ग्रीन हाउस का कांच सूरज की धूप को तो अंदर आकर बगीचे को गर्म करने की इजाज़त देता है, मगर बाहर जाती गर्मी को पूरी तरह नहीं जाने देता। दूसरे शब्दों में वह बाहर जाने वाली गर्मी का कुछ हिस्सा चुरा लेता है, जिसके कारण ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान कांच की बदौलत बढ़ जाता है। मतलब बाहर के तापमान के मुकाबले अंदर का तापमान ज़्यादा रहता है। इन बगीचों को ही ग्रीन हाउस या हरा घर कहा जाता है। इन बगीचों में सब्जी आदि उगाई जाती है। लेकिन मालदीव और तुवालू के प्रधानमंत्री जिस ग्रीन हाउस से चिंतित हैं, इससे उसका कोई संबंध नहीं। हाँ, बस दोनों का नाम मिलता जुलता है, पर नाम तो नाम है। आइए देखते हैं कि ग्रीन हाउस है क्या। जब दिन में सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो वह धीरे धीरे गर्म होने लगती है। धरती कितनी गर्म होगी ये दिन की लंबाई पर निर्भर करता है। जितना लंबा दिन होगा धरती गर्म होने के लिए उतना ही ज़्यादा समय मिल जाएगा। यदि दिन छोटा होगा सूरज की किरण कम समय के लिए धरती पर पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि धरती के जिन इलाकों पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वे ज़्यादा गर्म होते हैं। जहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं वे इलाके कम गर्म होते हैं। सूरज से आती हुई जो किरणें हमें दिखाई देती हैं वे वास्तव में प्रकाश की किरणें होती हैं, लेकिन इन किरणों के साथ साथ गर्माहट पैदा करने वाली किरणें भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। तो दिन भर सूरज की किरणों से धरती गर्म होती रहती है। दिन के बाद आती है रात। रात का मतलब है अब सूरज की किरणें धरती के हिस्से पर नहीं पड़ रही हैं। दिन भर की तपी हुई धरती गर्मी छोड़ने लगती है, यानी ठंडी होने लगती है। धरती की छोड़ी हुई गर्मी आमतौर पर आकाश में बिखर जाती है, पर इस बिखरने के वक्त ही ग्रीन हाउस बीच में टांग अड़ा देता है। कैसे? यदि धरती के आसपास वायुमंडल ना होता तो धरती द्वारा छोड़ी गई गर्मी की ये किरणें सीधी आकाश में चली जाती, लेकिन हमारी धरती के पास वायुमंडल यानी हवा का घेरा है। इस वायुमंडल में कई गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप आदि। इनमें से कुछ गैसें ऐसी हैं जो धरती द्वारा छोड़ी गई गर्मी की किरणों को रोक लेती हैं, और फिर ये किरणें आकाश में बिखरने के बजाय वापस धरती पर ही लौट आती हैं। एक तरह से ये गैसें यहाँ ग्रीन हाउस के कांच का काम करती हैं, इसीलिए इसे ग्रीन हाउस क्रिया कहते हैं। इस क्रिया की वजह से हमारी धरती रात को भी थोड़ी ज़्यादा गर्म रहती है। थोड़ी ज़्यादा किससे? जैसे कि चांद से। हाँ, अपने चांद से। क्या आपको पता है कि चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है? और क्या आपको मालूम है कि चांद पर गर्मी सर्दी क्या हाल है? हालत यह है कि चांद पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ का तापमान 100 सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी पानी उबलने जितना। और जब रात होती है तो चांद पर तापमान शून्य से 150 सेंटीग्रेड नीचे चला जाता है। इसका एक कारण तो यह है कि चांद पर दिन रात 4-4 सप्ताह के होते हैं, यानी वहाँ लगातार 4 सप्ताह तक प्रकाश रहता है और फिर लगातार 4 सप्ताह तक अंधेरा। वैसे चांद का औसत तापमान 180 सेंटीग्रेड है। इतना कम तापमान इसलिए है क्योंकि चांद पर वायुमंडल जैसी कोई चीज़ नहीं है।
अब जरा धरती के बारे में सोचिए। यदि धरती पर भी वायुमंडल नहीं होता तो धरती का औसत तापमान भी 180 सेंटीग्रेड होता, परंतु धरती का औसत तापमान 50 सेंटीग्रेड है, यानी वायुमंडल की वजह से हमारी धरती और चांद के औसत तापमान में 130 सेंटीग्रेड का अंतर है। दूसरे शब्दों में यह अंतर ग्रीन हाउस असर के कारण है। ग्रीन हाउस असर के कारण ही हमारी धरती ना तो बहुत गर्म होती है और ना बहुत ठंडी। जरा सोचिए, अगर ग्रीन हाउस असर ना होता तो क्या धरती वैसी होती जैसी आज है? यदि यहाँ का तापमान भी 0 से 150 डिग्री कम हो जाता तो क्या यहाँ जीवन रह पाता? क्या 100 सेंटीग्रेड के तापमान पर कोई जीव बच भी पाएगा? ये पृथ्वी हरी भरी है, जीव जंतु यहाँ उछल कूद मचाए रहते हैं, हम यहाँ रहते हैं। यदि ग्रीन हाउस क्रिया ना हो तो सबकी या तो कुल्फी जम जाएगी या फिर हम भाप बनकर उड़ जाएंगे। तो फिर क्यों लोग ग्रीन हाउस को कोस रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं? कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। वह कारण क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वायुमंडल में कौन सी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस क्रिया करती हैं। इन गैसों में पानी की भाप, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रमुख हैं। इनके अलावा कुछ और गैसें भी अपना प्रभाव डालती हैं, लेकिन वे बहुत थोड़ी मात्रा में होती हैं। बदलता मौसम। अब किसी भी चीज़ की अति तो अच्छी नहीं होती। माना कि गाजर खाना सेहत के लिए अच्छा है, पर ये कहाँ की बात हुई कि गाजर खा खाकर हाजमा ही खराब कर लिया जाए। इसी तरह यदि ग्रीन हाउस प्रभाव भी ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा? ये तो हम देख ही चुके हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही धरती की सारी गर्मी आकाश में नहीं बिखर पाती और थोड़ी गर्मी धरती पर वापस पहुंच जाती है। अब यदि ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा होने लगे तो ज़्यादा गर्मी धरती पर वापस पहुंचने लगेगी। इससे धरती का तापमान और बढ़ जाएगा। बस यही पेच है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आजकल ग्रीन हाउस प्रभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, इसलिए धरती पहले की अपेक्षा थोड़ी ज़्यादा गर्म रहने लगी है। आप कहेंगे ऐसी तो कोई बात नहीं है। अभी अभी तो ठंड का मौसम गया है और क्या खड़ा कड़ाके की ठंड पड़ी थी। रजाई में दुबक कर सोना पड़ता था। कहाँ है ज़्यादा गर्मी? लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये ठंडी गर्मी तो अपनी जगह चलती रहती है, लेकिन धरती का औसत तापमान साल दर साल बढ़ता जा रहा है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिकों का कहना है कि मोटे तौर पर हर साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा गर्म होगा। या ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि हर दशक यानी 10 साल की अवधि पिछले दशक से औसत रूप से ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। वैज्ञानिकों ने तो ये भी नाप लिया है कि एक दशक में औसतन तापमान कितना बढ़ रहा है। उसके हिसाब से प्रति दशक धरती का औसत तापमान 0.2 सेंटीग्रेड से 0.5 सेंटीग्रेड की रफ्तार से बढ़ रहा है। मतलब धरती का तापमान अगले 100 सालों में 20 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ जाएगा। ऐसा लगता है कि वैज्ञानिक लोग तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं। अरे 1-2 डिग्री बढ़ने से क्या होता है? परंतु ठंडे दिमाग से सोचने पर लगा कि वास्तव में बात छोटी नहीं है। तापमान बढ़ने के क्या प्रभाव होंगे? जैसे ये तो आपको पता ही होगा कि गर्मी पाकर चीज़ें फैलती हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि समुद्र का तापमान बढ़ने से वहाँ का पानी फैलेगा और आसपास की ज़मीन समुद्र में डूब जाएगी। उनका अंदाज़ा है कि हर 10 साल में समुद्र की सतह 5 सेंटीमीटर से लेकर 24 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकती है। मतलब 100 सालों में ये उठाव 50 सेंटीमीटर से लेकर 2.5 मीटर तक हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि मालदीव के राष्ट्रपति और तुवालू के प्रधानमंत्री क्यों परेशान हो रहे हैं। उनके देश तो पूरे के पूरे टापू हैं। इन टापुओं की अधिकतर ज़मीन समुद्र सतह से 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। अब यदि समुद्र 2.5 मीटर ऊपर उठ गया तो ये बेचारे देश तो समुद्र में समा जाएंगे। धरती के गर्म होने से हिमखंडों के पिघलने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। आप जानते हैं कि पिघली बर्फ का पानी समुद्र का जलस्तर और बढ़ा देगा। इससे मालदीव तुवालू ही नहीं बल्कि अन्य सभी देशों में समुद्र तट की बहुत सारी जमीन समुद्र में डूब जाएगी। समुद्र का खारा पानी जमीन में घुसने लगेगा और पीने के पानी की किल्लत और बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि पूरी धरती का तापमान हर जगह एक सा नहीं बढ़ेगा। अलग अलग जगह अलग अलग बढ़ोतरी होगी। लेकिन इस असमान बढ़ोतरी के भी असर होंगे। हवा और पानी की धाराओं में बदलाव होंगे। बारिश पर असर पड़ेगा, खेतीबाड़ी प्रभावित होगी। यानी वैज्ञानिकों की बात मान लें तो धरती का चेहरा ही बदल जाएगा। वैज्ञानिक पता लगा रहे हैं कि सन 2004 में आए सुनामी का इस प्रभाव से क्या संबंध है। ग्रीन हाउस असर। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीन हाउस असर क्यों बढ़ रहा है। ये तो हम देख ही चुके हैं कि वायुमंडल में ऐसी गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस असर पैदा करती हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा बढ़ रही है। फलस्वरूप ग्रीन हाउस असर भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे वैज्ञानिकों ने नाप जोड़कर बताया है कि पिछले 100 सालों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 25% बढ़ गई है। ऐसा माना गया है कि कुल ग्रीन हाउस असर में से आधा तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, बाकी आधा मीथेन, कार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह गैसों की वजह से होता है। लेकिन कम मात्रा में होने के बावजूद ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले ज़्यादा शरारती होती हैं। इनकी थोड़ी सी भी मात्रा बहुत अधिक ग्रीन हाउस असर पैदा कर सकती है। वायुमंडल में मीथेन की मात्रा ही सालाना 14% की दर से बढ़ रही है। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि ये मात्राएं क्यों बढ़ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में होने वाली बढ़ोतरी तो समझना आसान है। कोई भी चीज़ जब जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। यदि खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, कंडे, मिट्टी का तेल, गैस आदि ज़्यादा मात्रा में जलाई जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। फिर डीजल, पेट्रोल आदि का उपयोग भी बढ़ता ही जा रहा है। इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। जीव जंतुओं के सांस लेते समय भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। जीव जंतुओं के सांस लेते समय भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इस संबंध में एक और मजे की बात है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़कर शक्कर, मंड, सेल्यूलोज आदि बनाकर बांटते हैं। जब तक धूप रहती है पेड़ पौधे काम करते रहते हैं। इस क्रिया की वजह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है और ग्रीन हाउस असर भी कम हो जाता है। जब जंगल कटने की वजह से पेड़ कम होते जा रहे हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करने वाली क्रिया भी कमजोर पड़ती जा रही है। वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने का दोहरा असर होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्रीन हाउस असर की वजह से धरती का तापमान बढ़ जाता है। धरती का तापमान बढ़ने से पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के सांस लेने की दर बढ़ जाती है। सांस लेने की इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस असर पैदा होता है। इस प्रकार ये चक्र या दुष्चक्र चलता रहता है। धरती का तापमान बढ़ने से ज़्यादा पानी भाप बन जाता है। ये भाप भी ग्रीन हाउस असर दिखाती है। इसलिए भाप की मात्रा बढ़ाने पर धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से भाप की मात्रा और बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में ग्रीन हाउस क्रिया के असर ऐसे होते हैं जिनसे ग्रीन हाउस क्रिया को और बढ़ावा मिलता है। ये एक चक्र है जिसमें चक्र के एक हिस्से में वृद्धि से दूसरे हिस्से में वृद्धि होती है और फिर दूसरे हिस्से भी वृद्धि के कारण पहले हिस्से में और वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से दोनों हिस्से लगातार बढ़ते जाते हैं। मीथेन नामक गैस भी ग्रीन हाउस असर पैदा करती है। मीथेन गैस चीजों के सड़ने से पैदा होती है। ये कहा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसें तो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पैदा होती हैं। अतः यदि इन प्राकृतिक क्रियाओं का संतुलन बना रहे तो इन गैसों की मात्रा एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। यानी जितनी गैस पैदा हो उसका उपयोग भी प्रकृति में हो जाए तो मुश्किल नहीं होगा। जैसे चीज़ों के जलने और जीव जंतुओं के सांस लेने से बनी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे कर लें तो बात बराबर हो जाएगी। लेकिन संतुलन बिगड़ा कि गड़बड़ी हुई। कुछ गैसें ऐसी भी हैं जो प्रकृति में अपने आप पैदा नहीं होती, लेकिन वे कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं में होती हैं। इनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को संक्षिप्त में सीएफसी कहते हैं। इन सब बातों की तरफ वैज्ञानिकों का पूरा ध्यान है। ये एक अच्छी बात है कि पिछले साल कई देशों ने तय किया कि वे सीएफसी का उपयोग धीरे धीरे बंद कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम यानी इंसान ऐसी नई नई करतूतें करते हैं जिनसे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। कभी हम बेतहाशा पेड़ काटने लगते हैं तो कभी हम खेती में कीटनाशक और रासायनिक खाद का अंधाधुंध प्रयोग करने लगते हैं और तब बात बिगड़ने लगती है। घबराकर उससे बचने की कोई नई तरकीब खोजने लगते हैं। हम बस एक ही काम नहीं करते और वह है प्रकृति की बनावट को पहचानना और उसके अनुरूप जीना। ओजोन। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का एक चक्र चलता रहता है जिसके तहत गैसें जीव जंतुओं, वनस्पतियों, विभिन्न धातुओं और धातुओं से होती हुई पुनः जीव जंतुओं में पहुंच जाती हैं। कभी कभी वायुमंडल में किसी एक गैस की मात्रा सामान्य स्तर से ज़्यादा हो जाती है या कभी कभी कम भी हो जाती है। उदाहरण के लिए इन दिनों वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा सामान्य स्तर से ज़्यादा हो रही है। ओजोन वायुमंडल के समताप मंडल नामक हिस्से में बहुतायत में पाई जाती है। वैसे तो हमारे वायुमंडल में ओजोन की कुल मात्रा का 95% समताप
समताप मंडल में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि समताप मंडल में सिर्फ ओजोन ही पाई जाती है, अन्य गैसें भी होती हैं इस इलाके में। साथ ही ये भी सच है कि समताप मंडल में ओजोन कोई परत बनाकर नहीं रहती, बल्कि ओजोन के अणु स्वतंत्र रूप से समताप मंडल में 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल में ओजोन के बनने की प्रक्रिया से रहते हैं। सूरज की रोशनी के साथ आ रही परबैंगनी किरणें समताप मंडल में ऑक्सीजन परमाणुओं को जोड़कर ओजोन के अणु बनाती हैं। दरअसल होता यह है कि सूर्य प्रकाश के साथ आ रही विभिन्न तरंगे लंबाई की पराबैंगनी किरणों से वे किरणें हैं जिनकी तरंग की लंबाई 118 से 242 नैनोमीटर तक है। 2 परमाणु वाली ऑक्सीजन को जोड़कर 3 परमाणु वाली ओजोन बनाती है। इससे हम अपनी मजबूरी ही कह सकते हैं कि जिन रसायनों की हमें अत्यंत आवश्यकता है वे हमारी वायु को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इसी तरह का एक मानव द्वारा निर्मित रसायन सीएफसी है, जो फ्रिज, वातानुकूलक और अन्य शीतलन यंत्रों में काम आता है। समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में कमी होने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण सीएफसी नामक रसायन के अत्यधिक उपयोग से जुड़ा है। सीएफसी रसायन का उपयोग फ्रिज, एयर कंडीशनर की गैस बनाने, पेंट, फोम, कीटनाशक बनाने आदि में किया जाता है। सीएफसी की एक विशेषता ये है कि वह वायुमंडल में लंबे समय तक बना रहता है। सीएफसी जब पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आता है तो अपने में से क्लोरीन के परमाणु छोड़ देता है। यह क्लोरीन ओजोन से क्रिया करके फ्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड काफ़ी अस्थिर किस्म का अणु होने की वजह से जल्दी क्लोरीन में फिर से बदल जाता है, और ये क्लोरीन एक बार फिर ओजोन से क्रिया करके फिर से क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। फिर पुरानी क्रिया का दोहराव होता है, यानी एक स्थान विशेष पर ओजोन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है। ओजोन की परत में छेद काफ़ी गंभीर समस्या है, इससे दुनिया के कई देशों ने सीएफसी के कम से कम इस्तेमाल की शुरुआत कर दी है। सीएफसी के बदले दूसरे रसायनों का उपयोग किया जाने लगा है ताकि ओजोन की परत को कम नुकसान पहुंचे। आप भी सोचिए कि इस दिशा में हम सब क्या योगदान दे सकते हैं, क्योंकि ये हम सभी के खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने का रास्ता है। पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।